चलिए आज एक बहुत पुरानी और उलझी हुई पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जो प्यार, कानून और हमारी पहचान की समझ को चुनौती देती है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर किसी रिश्ते का सच क्या है, वो जो हम महसूस करते हैं या वो जो समाज मानता है। और यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो सुनने में जितना सीधा लगता है, उसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। तो भाई, इस पहेली को हल करने के लिए हमें कहानी की गहराई में उतरना होगा। इसकी एक एक परत को खोलना होगा, जिसमें जादू है, धोखा है और उस दौर का कानून भी है। चलिए देखते हैं कि किरदारों ने क्या किया और उनके फैसलों ने उन्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तो कहानी का पहला पड़ाव है प्रेम, जादू और धोखा। यहीं से सारी घटनाओं की शुरुआत होती है, जब दो जवान दिल मिलते हैं लेकिन उनके बीच पूरी दुनिया दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक शाही बगीचे से। राजकुमारी चंद्रप्रभा टहल रही होती हैं कि तभी उनकी नज़र एक पेड़ के नीचे सो रहे एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण युवक मानसवी पर पड़ती है। जैसे ही मानसवी की आंख खुलती है और दोनों की नजरें मिलती हैं, बस हो गया, पहली नजर वाला प्यार। ये एहसास इतना गहरा था कि मानसवी उसे देखकर बेहोश हो जाता है और राजकुमारी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अब कहानी में एंट्री होती है जादू की। मानसवी की मदद करने के लिए एक तांत्रिक आता है जिसका नाम था मूलदेव। वो दो जादुई गोलियां बनाता है। एक ऐसी गोली जिसे खाकर कोई भी मर्द 12 साल की लड़की बन सकता था, और दूसरी गोली उससे 80 साल का बूढ़ा आदमी बना सकती थी। और इन्हीं गोलियों से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था। ठीक है, तो यहाँ से धोखे का खेल शुरू होता है। प्लान ये था कि मूलदेव खुद बूढ़े आदमी का भेष बनाएगा और मानसवी 12 साल की लड़की बन जाएगा। फिर वो राजा के पास जाकर कहेगा कि ये मेरी बहू है, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ, तो जब तक मैं लौटकर नहीं आता आप इसे अपनी सुरक्षा में रख लीजिए। अब राजा भला एक ब्राह्मण को मना कैसे करता? श्राप का भी तो डर था। तो राजा मान गया और उसने अपनी बेटी राजकुमारी चंद्रप्रभा को हुक्म दिया कि इस लड़की को हर पल अपने साथ रखना। और ये प्लान बखूबी काम कर गया। रात में जब दोनों अकेले होते तो राजकुमारी उसी ब्राह्मण के बारे में बात करती जिससे वो बगीचे में मिली थी। एक रात ये सुनकर मानसवी ने अपने मुंह से वो जादुई गोली निकाल दी और अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी तो उसे देखकर हैरान रह गई, पर फिर दोनों ने वहीं उसी पल गंधर्व विवाह कर लिया। और फिर 6 महीने तक यही चलता रहा। दिन में वो लड़की बनकर राजकुमारी के साथ रहती और रात में उसका पति, और जल्द ही राजकुमारी गर्भवती हो गई। लेकिन कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इस धोखे के कुछ ऐसे नतीजे सामने आते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और ये जाल और भी ज्यादा उलझता चला जाता है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब राजा के मंत्री का बेटा मानसवी को लड़की के रूप में देख लेता है और उससे प्यार हो जाता है। उसे क्या पता था कि जिसे वो एक मासूम लड़की समझ रहा है वो असल में एक आदमी है। अब देखिए हालात कैसे हाथ से निकलने लगते हैं। मंत्री का बेटा उस लड़की से शादी करने के लिए जान देने की धमकी देता है। राज्य का मामला था तो राजा को मजबूरन हाँ करनी पड़ी। मानसवी भी इस शर्त पर तैयार हो जाता है कि मंत्री का बेटा शादी से पहले एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जाएगा। इसके बाद मानसवी को लड़की के रूप में मंत्री के बेटे के घर भेज दिया जाता है, जहां उसकी पहली पत्नी पहले से ही रहती थी। और जब सब सोच रहे थे कि इससे बुरा क्या होगा, कहानी ने एक और भी चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। मंत्री का बेटा तो तीर्थयात्रा पर था और इधर मानसवी रात में अपना असली रूप धारण करके उसकी पत्नी के साथ भी एक गुप्त रिश्ता बना लेता है। दिन में एक महिला और रात में पुरुष, लेकिन अब एक नए घर में एक नई महिला के साथ। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। सारे धोखे सामने आने वाले हैं। राजकुमारी पर 2 अलग-अलग दावे किए जाएंगे और यहीं से एक बहुत बड़ा कानूनी और सामाजिक सवाल खड़ा हो जाएगा। कुछ समय बाद तांत्रिक मूलदेव वापस आता है, लेकिन इस बार अपने एक साथी शशि के साथ। वो शशि को अपना बेटा बताता है। जब राजा उसे पूरी कहानी सुनाता है तो मूलदेव गुस्सा हो जाता है और श्राप देने की धमकी देता है। वो राजा को मजबूर करता है कि वो अपनी बेटी यानी राजकुमारी चंद्रप्रभा की शादी उसके बेटे शशि से कर दे। एक तांत्रिक के श्राप का डर बहुत बड़ा होता है। राजा के पास कोई और चारा नहीं था। उसे सबके सामने 10-10 गवाहों की मौजूदगी में अपनी गर्भवती बेटी चंद्रप्रभा का विवाह शशि नाम के ब्राह्मण से करवाना पड़ा।
एक ऐसा आदमी जिससे राजकुमारी कभी मिली तक नहीं थी। और बस यहीं पर आकर हमारी पहेली पूरी तरह से तैयार हो जाती है। मानसवी वापस आता है और अपना दावा पेश करता है। वो कहता है, राजकुमारी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? ये एक बायोलॉजिकल और निजी दावा था। दूसरी तरफ था शशि, जिसका तर्क था, मैंने इससे समाज के सामने गवाहों की मौजूदगी में शादी की है। कानूनी और सामाजिक तौर पर ये मेरी पत्नी है। अब मजे की बात यह है कि ये पूरी कहानी असल में एक पहेली थी जो एक वेताल ने बुद्धिमान राजा विक्रमाजीत को सुनाई थी। तो चलिए अब सुनते हैं राजा का फैसला कि उन्होंने इस नामुमकिन सी पहेली को कैसे सुलझाया। वेताल ने राजा से सीधा सीधा सवाल किया, हे राजा, अब तुम ही बताओ, वो राजकुमारी आखिर किसकी पत्नी थी? मानसवी की, जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी, या फिर शशि की, जिससे उसका ब्याह पूरे समाज के सामने हुआ था? और राजा विक्रमाजीत का जवाब बिल्कुल साफ और दो टूक था। उन्होंने कहा, वह ब्राह्मण शशि की पत्नी बनी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का तर्क समझना बहुत जरूरी है। राजा ने समझाया कि मानसवी के साथ जो गंधर्व विवाह हुआ था वो गुप्त था, उसका कोई गवाह नहीं था। लेकिन शशि के साथ जो विवाह हुआ वो 10 लोगों के सामने हुआ। वो एक सामाजिक और कानूनी कॉन्ट्रैक्ट था, और उस समय के कानून के हिसाब से सार्वजनिक तौर पर की गई कानूनी प्रक्रिया निजी रिश्तों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इसलिए राजकुमारी कानूनी तौर पर शशि की पत्नी थी, और उसका बच्चा भी कानूनी रूप से शशि का ही माना जाएगा। तो देखा आपने, प्राचीन राजा का फैसला सामाजिक कानून और पब्लिक प्रूफ पर आधारित था, न कि निजी प्रेम या बायोलॉजिकल रिश्ते पर। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून की नज़र में अक्सर वही सच माना जाता है जिसे साबित किया जा सके। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि क्या सामाजिक और कानूनी नियमों को हमेशा निजी भावनाओं और रिश्तों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए? इस बारे में सोचा जा सकता है।